तो नमस्कार सभी को। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं समयावस्था भाग 2 की, रसायन विज्ञान के। तो आपने भाग 1 देख लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप, जो मैंने लास्ट में बताया था कि जो जो रिएक्शन जो जो अभिक्रियाएं आएंगी हम उनको प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। जो आज हमारा विषय है वो है भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। तो हमने जिस प्रकार से पिछली बार देखा था कि एक भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था होती है और एक रासायनिक प्रक्रमों में, तो आज हम देखेंगे कि भौतिक प्रक्रमों में किस प्रकार से साम्यावस्था स्थापित होती है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक। हाँ। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। भौतिक प्रक्रमों के अध्ययन द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम, जिसको कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, इससे इसके सुविदित उदाहरण हैं, जिसमें किसी भी एक अभिक्रिया में भौतिक जो उसका रूप है वो चेंज होता है। जैसे कि ठोस जो है वो द्रव में चेंज हो, द्रव गैस और ठोस गैस में, और इसका उल्टा भी, द्रव ठोस में, गैस द्रव में, और गैस ठोस में। तो इनको हम लोग कहते हैं, ये जो होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं, इनमें इनके फेज चेंज होते हैं। आ, और इस इसको जो ये प्रावस्था रूपांतरण क्रम है, ये एक उदाहरण है भौतिक प्रक्रमों की साम्यावस्था में, बहुत ही आसान सा उदाहरण है। अब देखिएगा। ठीक है। अब आपको ठोस द्रव साम्यावस्था से शुरुआत करेंगे हम। किस प्रकार से एक ठोस और द्रव में साम्यावस्था स्थापित होती है, तो इसका जो उदाहरण है हम सबको पता है। जो हमारी नैप्थलीन बॉल्स है या फिर कपूर है, वो ठोस होता है और सीधे सीधे द्रव में कन्वर्ट होता है। और जो हमारी ड्राई आइस है, वो भी जो है हमारी ठोस से द्रव में नहीं, माफ कीजिएगा, ये गलत बोल दिया मैंने। ठोस से द्रव में मतलब सिंपल सा, कि जब बर्फ जो है पिघलती है वो ठोस से द्रव में जाती है। तो इस तरीके की साम्यावस्था जो है वो ठोस द्रव साम्यावस्था है। जो मैं पहले गलती से बोल रहा था वो थी हमारी ठोस गैस साम्यावस्था, माफ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पूर्ण रूपेण रोधी थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ एवं जल, यह मानते हुए कि फ्लास्क में रखे पदार्थ एवं परिवेश में ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है। लाइक हमने थर्मस फ्लास्क लिया और उसमें हमने पूर्ण तरीके से रो दी, मतलब वो इंसुलेटेड है, और उसमें हमने बर्फ जो है वो डाल दी है। और इस जो ये साम्यावस्था है, इसकी एक कंडीशन ये है कि फ्लास्क में जो पदार्थ है, जो बर्फ है, और उनके बीच में और बाहर की सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा का जो है वो विनिमय नहीं हो रहा है। तो इसमें 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है हमारी जमना स्टार्ट होती है, तो कहना पिघलना स्टार्ट होती है, दोनों तरीके से। तथा वायुमंडलीय दाब पर, तो दो चीजें हैं बर्फ पिघलने के लिए, जो दो फैक्टर्स हैं, वो है हमारा ये टेम्परेचर और ये हमारा प्रेशर, दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर साम्यावस्था होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे होती है साम्यावस्था। यह निकाय रोचक अभिलक्षणों को दर्शाता है। हम यहाँ देखते हैं कि समय के साथ साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों का कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर हो जाता है, परंतु साम्यावस्था स्थैतिक नहीं होती। अब देखिए, ये दो तीन लाइंस में इन्होंने जो बोलने की कोशिश की, मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि ये जो मान लीजिए कि कैसे हो रहा है कि हमने ये थर्मस का फ्लास्क लिया और इसमें हमने बर्फ को डाल दिया है, ठीक है। और ये बर्फ के दो तीन टुकड़े हैं। अब आप देखेंगे कि इससे जो है हीट ना आ रही है और ना ही जा रही है, दोनों तरीके से ये जो है बंद हुआ पड़ा है। तो इसमें जब ये बर्फ जो है, जब ये पानी में जाएगी और जब ये ऐसा इसके साम्यावस्था आएगी, तो आप देखेंगे इसके ताप में बदलाव आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो जब बर्फ पानी में बदलेगी तो आप दिमाग में तो ये आता है कि जो उसका टेम्परेचर है, जो ताप है, वो जो है बढ़ना चाहिए, तभी तो पानी बदलेगी। बट इसमें रोचक चीज ये है कि यह नहीं बदलता है। और ये देखिए, इसमें ये लिखा है कि हम यहाँ देखते हैं कि समय के साथ साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों का कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर हो जाता है, परंतु साम्यावस्था स्थैतिक नहीं होती है, वो डायनेमिक होती है। स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है, जैसे पिछली बार देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमें पहले बिगाड़ना होगा। बर्फ एवं जल बर्फ एवं जल के मध्य अभी भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। द्रव
जल के अणु बर्फ से द्रव जल के अणु बर्फ से टकराकर उसमें समाहित हो जाते हैं। तब बर्फ के कुछ अणु द्रव प्रावस्था में चले जाते हैं। जैसा कि पहले जो लेक्चर था उसमें देखा था कि जिस तरीके से पानी भाप में बनता है, भाप पानी में, वैसे ही इसका भी वही प्रोसेस है कि जैसे जैसे जो बर्फ है वो अपनी ऊष्मा को इकट्ठा करती है और जब वो पानी बनती है, और उसी तरीके से जब पानी जो है वो इस भाप जो जो ये बर्फ है इसके सतह पर आता है, तो उसमें वो फिर से बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। बर्फ एवं जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जल अणुओं की बर्फ के जल में स्थानांतरण की दर तथा जल से बर्फ में स्थानांतरण की दर 273 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब पर बराबर होती है। जो हमने कंडीशंस ली थी कि 0 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, उन पे जो जितना बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा उतना ही पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से हम लोग इसको दूसरी जो थोड़ी सी कठिन भाषा है बुक की लैंग्वेज उसमें लिख सकते हैं, इनके द्रव्यमानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये डायनेमिक भी है, बदलता भी रह रहा है, लेकिन उनमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये स्पष्ट है कि बर्फ एवं जल केवल किसी विशेष ताप एवं दाब पर ही साम्यावस्था में आते हैं। ठीक है, जो हमने कंडीशन ली है, विशेष ताप 273 केल्विन और विशेष दाब जो हमारा है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी पर साम्यावस्था में होते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है, पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहा जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है अंग्रेजी की भाषा में। यह निकाय दाब के साथ केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है। तो ये जो हमारा निकाय है, अगर आप दाब को कन्वर्ट बदलेंगे तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इस प्रकार यह निकाय गतिक साम्यावस्था में होते हैं। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष से जाने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी किसी भी इक्विलिब्रियम है, किसी भी साम्यावस्था है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को आप चेंज करेंगे तो इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने इसमें देखा कि हमारा जो ताप है और जो हमारा दाब है, जब आप इसको बदलेंगे तो इस साम्यावस्था में बदलाव आएगा। नॉर्मली जब ऐसा होता है कि जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है और जो हमारा प्रेशर लिया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, तब उस 0 डिग्री सेल्सियस इसको 273 केल्विन में लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप पेपर में जो भी आप लिखते हैं ट्राई करिए एसआई यूनिट में चीजें लिखने की आदत डालिए, ज्यादा फायदा होगा इससे एसआई यूनिट में। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन, जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है, आप वैसे ही लिखते हैं, बट आगे की चीजों में थोड़ा सा बदल जाता है, तो उसमें भी अगर हम इसकी आदत डालें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और इस तरीके से जब हम लोग की ये कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारे जितनी बर्फ है वो पानी में जा रही है और जितना पानी है वो बर्फ में आ रहा है, उनकी दर जो है वो बराबर होती है। अब हम लोग इससे जो है निष्कर्ष क्या प्राप्त करते हैं ये देखते हैं कि दोनों विरोधी प्रक्रियाएं, बर्फ पानी, पानी बर्फ, साथ साथ और हो रही हैं, रुकी हुई नहीं है, डायनेमिक है। दोनों प्रक्रियाएं समान दर से हो रही हैं। जितनी दर से जितनी दर से बर्फ पानी में बदल रही है उतनी ही दर से पानी बर्फ में जा रहा है। इससे बर्फ एवं जल का द्रव्यमान स्थिर रहता है। आगे बढ़ अब हम लोग आगे जो इसका एक एग्जांपल है, जुकाम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी आवाज भी वैसी। द्रव वाष्प साम्यावस्था। द्रव वाष्प है कि इसका एग्जांपल जैसे इन्होंने लिया है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम लोग पेट्री डिश में जल लिया गया है। अब देखिएगा इस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये हमने एक बैरोमीटर लगाया है यहाँ पे दोनों जगह पे, देखते हैं क्या होता है। यदि 3 वॉश ग्लासों में एसीटोन, एथिल अल्कोहल एवं, ये दूसरा एग्जांपल है इसका, 3 वॉश ग्लासों में एसीटोन, एथिल अल्कोहल एवं जल में प्रत्येक का 1 ml वायुमंडल में खुला रखा जाए तथा इस प्रयोग को एक गर्म कमरे में इन द्रव्यों के भिन्न भिन्न आयतनों के साथ दोहराया जाए, तो हम यहाँ पाएंगे कि इन सभी प्रयोगों में द्रव का पूर्ण वाष्पीकरण हो जाता है। एसीटोन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया या फिर जल हो गया। अब एसीटोन तो वो नेल पॉलिश, उसमें नेल थिनर्स, उसमें एसीटोन होता है। एथिल अल्कोहल पेट्रोल को आप कह सकते हो, एथिल अल्कोहल पेट्रोल जैसा, या फिर अल्कोहल, वो भी भाप बन जाता है। और जल, जल थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, बट ये दोनों है बहुत जल्दी
हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के आसपास। तो इसका वाष्पीकरण होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो है द्रव को वाष्प की जो साम्यावस्था है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व पूर्ण वाष्पन का समय, पूर्ण वाष्पन मतलब पूरे जब वाष्प में कन्वर्ट हो गया। द्रव की प्रकृति, द्रव की मात्रा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव की प्रकृति और द्रव की मात्रा जो है वो उसके ताप पर निर्भर करता है। कि अगर ताप ज्यादा है तो इसकी प्रकृति वाष्प होगी, ताप कम है तो इसकी प्रकृति द्रव ही रह जाएगी। और द्रव की मात्रा, अगर ताप आप बढ़ाते जाएंगे तो द्रव की मात्रा कम होती जाएगी और वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब वॉश ग्लास को वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो वाष्पन की दर तो स्थिर रहती है, परंतु वाष्प के अणु कमरे के पूरे आयतन में फैल जाते हैं। अतः वाष्प से द्रव अवस्था अ, संघनन दर की वाष्पन की दर से कम होती है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण द्रव वाष्पित हो जाता है, या एक खुले निकाय का उदाहरण है। तो जब हम लोग खुला है, ओपन सिस्टम है, तो इसमें जब हम लोग ने रखा है तो पूरा जो द्रव है वो पूरा वाष्प में बदल जाएगा। इससे जो पहली क्लास थी उसको अगर आप याद करेंगे, तो अगर हम लोग पानी को उबाल रहे हैं और उसमें हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया, तब जाके ऐसा होगा ना कि भाप जो है वो पानी में कन्वर्ट होगी। अगर ये निकाय आपने खोल दिया तो वो पूरी जो पानी है वो भाप में बदल जाएगा, क्योंकि भाप पूरे कमरे में फैल जाएगी। वही यहाँ पे है। इन्होंने बोला है खुले निकाय में साम्यावस्था की स्थापना होना संभव नहीं है। जो ये तीन चार लाइनें थी, इनको इनसे सिर्फ यही स्थापित करने की कोशिश की गई है कि ओपन सिस्टम, खुले निकाय में साम्यावस्था नहीं आ सकती। खुले निकाय में साम्यावस्था की संभावना नहीं। बंद पात्र में जल एवं जल वाष्प का एक वायुमंडलीय दबाव जो कि 1.13 बार तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर समय स्थिति में 1.013 दाब पर जल का सामान्य क्वथनांक जो है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है। किसी शुद्ध द्रव के लिए एक वायुमंडलीय दबाव जो कि यह है, पर वह ताप जिस पर द्रव एवं वाष्प साम्यावस्था में हो, द्रव का सामान्य क्वथनांक कहा जाता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। कि जिस जिस ताप पर जो है द्रव भाप में बदलेगा, ये उस पर भी निर्भर करता है कि वायुमंडल का दबाव कैसा है, ठीक है। ज्यादा होगा तो जल्दी हो जाता है, और कम होगा तो देर में होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप आगे पढ़ेंगे। ये यह स्थान के उन्नतांश, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। इसी एग्जाम्पल की बात मैं करने जा रहा था, जो कि आगे आप पढ़ लेंगे। कि अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। अधिक उन्नतांश पर द्रव का क्वथनांक जो है वो घटता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो कुकिंग का प्रोसेस है उसमें भी थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। इसकी हम लोगों ने देखी कि ठोस और द्रव कैसे साम्यावस्था में आते हैं, और द्रव और वाष्प कैसे आते हैं। ठोस और द्रव में हमने जो है इसका उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से एक बर्फ जो है वो पानी में बदल रही है, तो उनकी जो सांद्रता है वो बराबर रहती है, उनका रेट जो है वो बराबर रहता है कन्वर्ट होने का। और इस तरीके से उनमें साम्यावस्था आती है, और इसकी जो हमने कंडीशन देखी थी वो थी 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह लीजिए 273 केल्विन। और दूसरी हम लोगों ने जो इसकी कंडीशन देखी थी वो थी इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखिए जो ये द्रव और वाष्प की साम्यावस्था है, इसमें हमने ये स्थापित किया कि ऐसी साम्यावस्था जो होती है वो एक ओपन सिस्टम, खुले निकाय में संभव नहीं है, बंद निकाय में ही संभव है। क्यों? क्योंकि द्रव जब वाष्प में होगा तो वो पूरी जगह फैल जाएगा, और वाष्प को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो द्रव में वापस हो पाए। तो इस तरीके से हमने ये इसमें स्थापित कर लिया है अब कि ये जो है खुले सिस्टम में, खुले निकाय में नहीं है। अब कल हम पढ़ेंगे ठोस और वाष्प की साम्यावस्था। जो मैंने शुरुआत में गलती से उदाहरण दे दिया था कि कपूर जो है वाष्प में हो जाता है सीधे, ड्राई आइस सीधे वाष्प में हो जाती है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे द्रव में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी कि द्रव में ठोस और गैस की घुलनशीलता संबंधी, जब इसको घोलेंगे तब उसमें कैसा जो है साम्यावस्था आएगा, इस पे पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर से वो चीज़ दोहराना चाहूंगा कि रिएक्शंस जो आपके हैं उनको नोट करते रहिएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ।
जो ये चीज, ये वाली वैल्यूज हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ये पता ही है 273 केल्विन रहता है ये। इस पे पानी बर्फ में बनता है, और बर्फ पानी में। ये और एक ये कि जो हमारा क्वथनांक है इसका, जो 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता है। वायुमंडलीय दबाव भी इतना रहता है, अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।